गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पिंकू राजपूत स्वागत करता हूं अपने चैनल वे टू सक्सेस में। पिछली क्लासों में हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के बारे में जान लिया था। अब उस पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर द टाइप्स फॉर साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि क्या है और वैज्ञानिक पद्धति के लिए क्या नियम है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, लिखा हुआ है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अभी तक जो सिद्धांत दिया गया है उसको क्या है, अभी तक उसको प्रूफ जहाँ तक हुआ है वहाँ तक सही है, लेकिन अगर हम लोग को और उसमें कुछ सबूत मिलता जाता है तो उसको सबूत के आधार पर हम लोग उसका बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को हमेशा नए सिद्धांत के लिए तैयार रहना चाहिए और हम लोग को हमेशा स्वागत करना चाहिए नए सिद्धांतों का, है ना, और किसी भी घटना फिनोमेना का। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जब हम लोग लाइट में देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे उस पर लाइट पड़ती है और वो हमारी आँखों में आती है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं, है ना। वो कैसे चल के आती है, हाउ इट ट्रेवल्स। क्या वह तीर की तरह सीधा चलकर हमारी आंखों तक आती है, या वो हम जैसे पानी के तरंगों की तरह आती है। जैसे पानी में जब हम लोग पत्थर मारते हैं तो तरंग पत्थर क्या होता है, उसमें जाने के बाद पानी में कंपन उत्पन्न होता है। क्या वो जो लाइट है हमारे पास कंपन के जैसा आता है। यही दो तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। समय समय पर साइंटिस्ट आते गए और बताते गए। किसी ने कहा तीर की तरह सीधी जाती है, किसी ने कहा पानी के तरंगों के जैसे जाती है। सब लोगों ने अपने अपने प्रूफ दिया, सब लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, सभी ने प्रिडिक्शन किया, सबके वेरिफिकेशन भी हुए। तो जब एक आता है तो दूसरे को गलत बताता है, अपनी थ्योरी लगाकर वो अपनी थ्योरी सही बताता है। तो हम ये बोल नहीं सकते कि जो पुराना बता के गया था वो ठीक है। साइंस का रूल है हमेशा तैयार रहो आधुनिक के लिए, आधुनिक खोज या नए खोज के लिए। और कोई भी थ्योरी कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं होती जो बदलती नहीं है। सैकड़ों सालों से तक हम लोग को लगता था कि अर्थ जो है वो अपनी जगह स्थिर है और सूरज जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, क्योंकि हम लोग को अर्थ सुबह में पूरब में दिखता था और शाम में पश्चिम में दिखता था। फिर साइंटिस्टों ने बताया कि सूरज जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि नहीं, हम कैसे मान लें। ये साइंस के लिए बहुत बुरा काल था, यहाँ तक कि जिसने ऐसा बोला उसको फांसी की सज़ा हो गई, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या, कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ सन घूमता है और तुम बोल रहे हो कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है। तुम नियम को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। और अब ये इतनी बार नियम बदल चुके हैं कि हम लोग नियम बदलने को ही एक नियम बना देते हैं। जब हम कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ न कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि प्रकृति एक बहुत बड़ा वस्तु है। प्रकृति इतना बड़ा है, इसमें ना जाने कितने वेराइटियाँ हैं, मतलब विविधता, मतलब वेराइटी। प्रकृति के बहुत सारे चमत्कार हैं जो कि ये हमारा छोटा सा दिमाग नहीं समझ सकता। हम लोग भी क्या है, नेचर से ही बनते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटे से सेल के रूप में होते हैं और इतने बड़े आदमी बन जाते हैं और फिर मरते हैं तो फिर उसी नेचर में मिल जाते हैं, मतलब प्रकृति में। तो क्या नेचर, प्रकृति हमारे लिए क्या है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। जब हमें कोई नई चीज़ दिखती है तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, है ना, नया चीज़ नया रूल। तो कोई आता है और कहता है ऐसे नहीं ऐसे होगा, है ना, किसी काम को। तो फिर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम उस अंधे आदमी के जैसा काम करते हैं
या उस ग्रुप के जैसा काम करते हैं, जो क्या हो गया कि पता चला कि हाथी आया है तो उस हाथी को क्या कर गए, देखने चले गए। और एक अंधे ने आके यह बताया कि हाथी एक पेड़ के जैसा लंबा होता है और मोटा होता है। और दूसरे अंधे ने बताया नहीं, हाथी कैसा होता है, पहाड़ के जैसा होता है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसने पेट पे हाथ लगाया, और पेट, हाथी का पेट कैसा होता, पत्थर के जैसा। तो अब बताइए, पहले ने कहाँ हाथ लगाया होगा तो उसको क्या लगा होगा कि लंबा, पेड़ के जैसा, मोटा होता है? बताइए, उसने पैर को छुआ था। और तीसरे ने क्या बताया कि हाथी सूप के जैसा होता है। इसका मतलब उसने कहाँ छुआ था, उसकी कान को छुआ था। तो हम लोग भी यही करते हैं, नेचर का जो पार्ट हमारे सामने दिखता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूल बना देते हैं। फिर कोई दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि तुमने तो आगे से देखा था और मैंने पीछे से भी देखा, उसमें पैर भी होता है, पेट भी होता है, आँख भी होता है, ठीक है। तो हम उस पर लड़ने के लिए वो एकदम तुरंत लड़ने नहीं लगेंगे उससे कि नहीं तुम झूठ बोल रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। तो हम उससे बोलेंगे हमने भी देखा और तुमने भी देखा, चलो अब दोनों मिलकर समझते हैं। अब ये हमारा नया नियम बन गया। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो उसको हमेशा वेलकम करो, उसका विरोध मत करो। दैट इज़, इसका मतलब हम लोग कहते हैं देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। समझें आप लोग? चाहे कितने ही बड़े आदमी ने बोला हो कि ऐसा होता है कि हाथी का पेड़ जैसा होता है ये सब, तो हम उसको एकदम नहीं मानेंगे। न्यूटन और आइंस्टाइन ये हमारे दो विज्ञान के क्या है, महान वैज्ञानिक हैं, और उनकी बोली हुई बहुत चीज़ें हम लोगों ने गलत साबित की हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लेते कि आइंस्टाइन ने बोला है तो वो चीज़ ठीक ही होगा, न्यूटन ने बोला है तो ठीक ही होगा। और साइंस में हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए नए सिद्धांतों के लिए। कोई भी गलत बता सकता है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो। बड़ा आदमी का मतलब पैसे से बड़ा नहीं, दिमाग, साइंटिस्ट। अब आगे हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, भौतिकी में सिद्धांत जोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज़ पर जोर डालते हैं, कैसा मेथड अपनाते हैं, किस चीज़ पे जोर डालते हैं। पढ़ने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको रोज़ सुबह उठ के रटना होगा। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो उसका किताब हम लोग को बहुत पढ़ना होगा, लिटरेचर पोर्शन। फिजिक्स में हम लोग किस मेथड पर जोड़ देते हैं जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं? थ्रस्ट एरिया, प्रिंसिपल मेथड ऑफ थ्रस्ट। फिजिक्स पढ़ने का दो तरीका होता है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। मेथड टू स्टडी फिजिक्स नीचे लिखा हुआ है, यूनिफिकेशन एकीकरण, और दूसरा रिडक्शनिज्म, ठीक है, न्यूनतावाद। ये दो तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का, स्टडी करने का। क्यों है ये दो तरीका पढ़ने का? क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये क्या करता है, फिजिक्स को पढ़ने का बहुत ही आसान करता है। अदरवाइज ये इतनी जटिल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग ये दो मेथड अप्लाई करेंगे। पहला, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम चाहते हैं कि इससे पहले हमको दो चीज़ों को समझना होगा। फेनोमेना, क्या? फेनोमेना को समझना होगा, और किसको समझना होगा? प्रिंसिपल समझना होगा। प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसके पास क्या है, मास है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो उसके पास भी मास हो, और वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? प्रिंसिपल। अब हम लोग फेनोमेना को जानेंगे। फेनोमेना है द वाटर फ्लोज डाउन सेंटर टू द अर्थ। गड्ढा करते जाओ, वो नीचे जाता चला जाएगा। उसका निशाना कौन है? पानी का निशाना कौन है? वो सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वो नीचे गड्ढा करते जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, चलता जाएगा। दूसरा फेनोमेना समझते हैं, क्या?
पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक क्या है, फिनोमेना है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा, ये भी क्या है, एक फिनोमेना है। फिनोमेना का अर्थ होता है घटना। ये सब क्या है, फिनोमेना है, घटना है। इसको सबको हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं और सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे करके हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत सारे रूल्स याद किए होंगे और एक एक करके हम लोगों ने 100 फिनोमेना के प्रूफ्स याद कर लिए। हमारा बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारा कंक्लूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमको 100 चीज़ें याद करनी थी। इसके बजाय फिजिक्स प्रीफर करता है कि आप एक चीज़ याद रखो, द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पानी नीचे क्यों जाता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टार्स का एवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब स्टार्स का जब एनर्जी ख़त्म होता है तो अपना बहुत सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे को तोड़ देते हैं और एकदम छोटा सा डेंस पार्टिकल बन जाते हैं। यही क्या है, ब्लैक होल की उत्पत्ति का कारण है। क्या कारण उनको सिकुड़ने का, वो ऐसे स्थिर क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे फिनोमेना के पीछे एक सिंगल लॉ का हाथ है, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम एकीकरण बना लें। ऐसा मानिए कि एक हम लोग चाबी ऐसा बना लें जिससे हम लोग क्या करें, 100 ताले को एक ही चाबी से खोल लें। तो ये हमारे लिए आसान होगा ना, कि 100 ताला है और 100 चाबी है और सबको खोलना है, तो ये हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन 100 तालों का एक चाबी होगा तो ये काम हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब सोचिए उतने सारे तालों को अगर एक चाबी खोल दे तो क्या करेंगे। हाँ चलो हम उस चाबी को ध्यान से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कौन सा चाबी है जो सारे तालों को खोल देता है। ना कि हम हर एक ताले के लिए क्या करेंगे, अलग अलग चाबी को याद रखेंगे कि इस ताले का चाबी ये है, इस ताले का चाबी ये है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि क्या है, ग्रेविटी सब के बारे में जान रहे हैं। हर चीज़ में ग्रेविटी, सूरज के चारों ओर घूरने के लिए क्या है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो ग्रेविटी है। पानी क्या है, सेंटर के अर्थ सेंटर में जाना चाहता है, पृथ्वी के सेंटर में, वो क्या है, ग्रेविटी है। इसी प्रकार से नेचर का हम लोग को चाबी मिल जाए कि इतने सारे चीज़ों को याद करने के लिए क्या हमको याद करना होगा, जो सारे फिनोमेना को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सारे फिनोमेना को एक ही लॉ कंट्रोल करता है। तो चलो हम उस लॉ को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम उस लॉ को स्टडी कर लेते हैं तो हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हमारा अटेंशन, हमारा थ्रस्ट, हमारा जोर किस पे रहेगा, टू स्टडी दैट सिंगल लॉ, उस एक नियम के लिए, कि उसको हम लोग को पढ़ लेना है। उसी से सारा काम होगा, जो बहुत सारी घटनाओं को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज थ्रस्ट ऑफ यूनिफिकेशन, एकीकरण पर जोर। लेकिन अभी तक हम उस लॉ को क्या है, पता नहीं लगा पाए हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 100 फिनोमेनास को देखते हैं और उसका क्या करते हैं, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस 100 फिनोमेना के पीछे ग्रेविटेशनल लॉ है और दूसरे 100 के पीछे कोई दूसरा फार्मूला है, ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या दूसरा कोई फार्मूला याद करेंगे। इसीलिए हमने देखा कि हमारे नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए 100 फार्मूला ही काफ़ी है। कितने फिनोमेना के लिए, 1 मिलियन फिनोमेना के लिए 100 लॉ ही काफ़ी है। हम लोग ऐसा बना लेते हैं ग्रुप। हम लोग 1 लाख फिनोमेना को याद नहीं कर सकते, लेकिन 10 लॉ को तो याद कर सकते हैं। 11th-12th में तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा क्या करेंगे, लॉ को याद करेंगे। बहुत सारे फिनोमेना को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, यही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन, एकीकरण। अब आप लोग इससे समझ गए होंगे कि यूनिफिकेशन क्या है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जिनको दोनों में लिखना है वो दोनों में लिख सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। Efforts are made to explain different phenomena in nature
ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉ। हिंदी में समझेंगे, प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को एक या न्यूनतम कानूनों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, फॉलिंग एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, वाटर फ्लोइंग टू डाउन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सभी घटनाएं एकल नियम के आधार पर समझाया हुआ गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा नियम क्या है, रिडक्शनिज्म, न्यूनतावाद। ये सेकंड थ्रस्ट एरिया है किसका, फिजिक्स का। रिडक्शन मीन्स क्या है, रिड्यूस करना मतलब कम करना। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को कम कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, मतलब छोटा छोटा कर देते हैं। हमें एक बड़ी सी चीज़ समझनी है कि हमारे पावर हाउसेस में कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले से बिजली बनाने का जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम उस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं तो उस प्रोसेस के हम छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। जब हमने कोयले को जलाया तो कोयले को जलाने के बाद उसमें से हीट निकली। कोयला को जलाते हैं तो कोयला को जलाने पे क्या हुआ, कार्बन का रिएक्शन हुआ और हीट प्लस CO2 निकला। तब हम समझे कि एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी से क्या हो गई, हीट एनर्जी में बदल गया। उसके बाद हमने बोला कि हीट एनर्जी से हमने पानी को वाटर को गर्म किया और उसे स्टीम में कन्वर्ट किया। और जब वो स्टीम बनता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को एक छोटे से जगह में रखेंगे, डिब्बे में रखेंगे और उसमें एक पिस्टन लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग घर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब कुकर में हम लोग पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, नीचे से हम लोग हीट देते हैं और ऊपर में पानी क्या होता है, गर्म। और गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें स्टीम बनता है। और स्टीम क्या होता है, जो सीटी का जो रास्ता होता है उसमें क्या होता है, अगर सीटी नहीं लगा हो तो बहुत तेज़ी से निकलता है नहीं, लेकिन अगर सीटी लगा देते हैं तो क्या करता है, वो आवाज़ करने लगता है। वहाँ क्या हो गया, स्टीम एनर्जी जो एनर्जी निकला था वो क्या हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम के पास, उसको हमने एक पंखे के ब्लेड पे गिराया। उस पंखे का नाम है टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड पर जब हम लोग स्टीम गिराते हैं तो क्या होता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देता है। स्टीम में इतना फोर्स होता है कि वो तेज़ी से क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। ये क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी आ गया कहाँ, टरबाइन में। उस टरबाइन के शेफ्ट में हम लोगों ने क्या, इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा दिया। और उस इलेक्ट्रिकल कॉइल के चारों तरफ हमने मैग्नेट लगा दिया उसमें। और हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ और हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे। ये लॉ ये बताता है, जब कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमती है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अब हमको कॉइल से क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। घुमाने के लिए एनर्जी हमको किसने दी, टरबाइन ने। टरबाइन के पास एनर्जी किससे आई, स्टीम से। स्टीम के पास एनर्जी कहाँ से आई, गर्म पानी से। पानी गर्म किससे हुआ, कोयले से। और इस तरह से हमने घर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और हमने घर पे 2 तार लगाए और घर में हमने बल्ब जला लिया। यही वो तरीका होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पावर हाउस हम लोगों को क्या देते हैं, बिजली देते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि समझ में आया, तो बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। लेकिन अब कैसे समझ में आया, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, इतने कॉम्प्लेक्स पार्ट को क्या किया, जटिल पार्ट को हमने तोड़ कर पढ़ा। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया। हमने पढ़ा कन्वर्टेड कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ के पढ़ लिया। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक बड़े से पार्ट को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या तोड़ कर पढ़ते हैं। कन्वर्टिंग कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल प्रोसेसेस, इसको क्या कहें हम लोग पढ़ेंगे, क्या, रिडक्शनिज्म इसको कहेंगे। दिस मेथड इज नोन एज रिडक्शनिज्म, न्यूनतावाद। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड और डिराइव द
properties of a bigger or more complex the properties of simple constituents are taken into account. This approach is called reductionism. एक बड़े या एक जटिल प्रणाली के गुणों को समझने या प्राप्त करने के लिए इसके सरल घटना के गुणों का ध्यान में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण को न्यूनीकरण कहते हैं। न्यूनीकरण लिखा गया यहाँ पर न्यूनतावाद कह देंगे। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ कोल to electrical energy in powerhouse is a complex process, but it can be understood if divided into small parts, each based on different principles of physics. पावर हाउस में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस भौतिक के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर छोटे छोटे भागों में विभाजित कर इसे समझा जा सकता है। समझ गए आप लोग? बस आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।